चैप्टर फर्स्ट है, आप देख सकते हैं चैप्टर फर्स्ट के अंदर हम नेचर एंड स्कोप के बारे में पढ़ रहे थे। सेकंड पार्ट है, आगे हम चलेंगे। आप अभी तक ई पाठशाला पे जुड़े हैं तो बहुत बहुत अच्छा है। ईपी फैमिली पे नहीं जुड़े हैं तो नोट्स के लिए आप जुड़ सकते हैं यहाँ पे। और साथ में हमारे साथ इंस्टाग्राम अकाउंट है जहाँ पे ऑफकोर्स चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती हैं, तो वहाँ पे भी नोट्स वोट्स नहीं तो फिर आपको जो भी नॉलेज होती है एक्स्ट्रा वो मिल जाती है। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर जो नेचर एंड द स्कोप है उसमें किस तरीके से शुरुआती समय में जो मनुष्य था वो नेचर को कंट्रोल नहीं कर पाता था। तो उसमें हम देखते थे कि नेचर काफ़ी तरीके से हावी रहता था और नेचर को हम खुदा मानते थे, नेचर को हम भगवान मानते थे। लेकिन धीरे 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 जैसे मनुष्य बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता चला गया टेक्नोलॉजी के साथ, तो उसने पूरी तरीके से नेचर के नियमों को, कायदे कानूनों को काफ़ी बारीकी से समझने वो लग गया। जब काफ़ी बारीकी से उस चीज़ों को समझने लग गया तो फिर फाइनली ये पता चला कि नेचर कहीं ना कहीं अब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत छूट देकर पूरी तरीके से नेचर के अंदर हम लोग अपनी तरीके से नेचर को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसे इस स्थिति को ह्यूमनिज्म ऑफ नेचर कहते हैं, यानी कि प्रकृति का मानवीयकरण कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में, विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी पीपल अंडरस्टैंड द नेचर वेल, दे मूव फ्रॉम स्टेट फॉर नेसेसिटी टू स्टेट फॉर द पॉसिबिलिटीज़। मतलब पहले शुरुआती समय में बादल को देखकर हम सिर्फ ये अंदाज़ा लगाते थे कि बारिश होगी या नहीं होगी, ये कुदरत पर डिपेंड होता था। लेकिन दोस्तों, अब हम लोग खुद भी नेचर के साथ छेड़छाड़ करके बारिश करवा सकते हैं। तो असल में ऐसा हो चुका है। तो ये एक तरीका है कहने का मतलब, आज के डेट में हम टेक्नोलॉजी के साथ इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं कि हम किसी भी तरीके से नेचर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात भी है और थोड़ी सी बुरी बात भी है, क्योंकि नेचर फिर जब करारा जवाब देता है तो फिर उसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये इस सिचुएशन को ह्यूमनिज्म ऑफ नेचर कहा गया है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्रिएटेड बाय द कल्चर लैंडस्केप। बस ये हो जाता है कि जैसा लैंडस्केप है उसके हिसाब से ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जम्मू कश्मीर में ठंडा है तो ऑफकोर्स वहाँ पे लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, साउथ के अंदर गर्म है तो ऑफकोर्स वहाँ पे लोग गर्म मतलब थोड़े वैसे कपड़े पहनते हैं कि लोगों को गर्मी फील ना हो। तो इस तरीके से बस लैंडस्केप कैसा होता है उसके हिसाब से ह्यूमन सेटलमेंट आ जाता है, वो हमने पहले भी देख रखा था। लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि कहीं ना कहीं ये भी ज़रूरी है कि किस तरीके से नेचर के हिसाब से इंसान अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हमने बड़े बड़े हाईलैंड के ऊपर, बड़ी बड़ी ज़मीनों के ऊपर हम लोगों ने हेल्थ रिजॉर्ट बनाए है ना, तो ये एक जीता जाता है एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल आज की डेट में ये भी है कि किस तरीके से हम लोगों ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके हमने जहाँ पे लोग रह भी नहीं सकते हमने वहाँ पे पेड़ पौधे उगा के दिखाए हैं, हमने ओशनिक रूट बना के दिखाए हैं, हमने सैटेलाइट स्पेस में सैटेलाइट दिखाई है, सैटेलाइट तक हम स्पेस तक लेके जा चुके हैं है ना। हमने पैस्चरस लैंडों को प्लेन करके वहाँ पे बहुत बड़े बड़े हिली ट्रैक्स बना दिए हैं। मतलब एवरीथिंग जो भी हम पॉसिबिलिटीज़ कर सकते थे। इवन इलॉन मस्क तो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है, वो तो पूरी तरीके से मार्स के ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये क्या है, ये ह्यूमनिज्म ऑफ नेचर है, जहाँ पे उसने नेचर के रूल्स को समझ लिया है बहुत अच्छी तरीके से। जब वो नेचर के रूल्स को समझ गया है तो उसके बाद तो कुछ भी कर सकता है ना। तो इसीलिए तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहा गया, ऐसी सिचुएशन को कहा गया संभावनावाद। ठीक है, पेपर में कहा जाता है जब मनुष्य प्रकृति पे हावी हो जाता है और प्रकृति बेबस हो जाती है, प्रकृति कुछ नहीं कर पाती है, उसे हम पॉसिबिलिज्म कहते हैं, संभावनावाद कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में अगर पेपर के अंदर डिफरेंशिएशन आ जाए, क्या बताइए कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म क्या है। तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म फ्रेडरिक रटजल ने बताया था। फ्रेडरिक रटजल ने एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है जब ह्यूमन एक्शंस को पूरी तरीके से प्रकृति बताए, प्रकृति ही सब कुछ करेगी, ह्यूमन का उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन को एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। जबकि लुक्सन फैव्र ने बताया था कि एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म का मतलब होता है नेचर कुछ रूल्स को लिमिट कर देता है। जैसे कि मान लीजिए कि जिस समय सर्दी का मौसम है तो सर्दी ही रहेगी, आप उसे ठंड में बदल ही नहीं सकते। हालांकि उसके अलावा आप नेचर के साथ पूरी तरीके से छेड़छाड़ कर सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म कहते हैं। डेफिनेशन आप देख लेना कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म क्या है। लेकिन आज की डेट में एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म बहुत बड़ी मात्रा में हो गया।
एग्जाम्पल के लिए जो पेड़ पौधे जो फल हम जिस भी सीज़न में उगाना चाहते हैं हम उगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ठंड का पौधा है तो ठंड में ही वो अच्छी फसल देगा, ऐसा नहीं है। हम उसके लिए इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं आज की डेट में, तो इस सिचुएशन को हम एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति आए थे, ग्रिफिन टायलर, बहुत बड़े जोग्राफिकल थे। उन्होंने बताया कि देखो प्रकृति पूरी तरीके से ह्यूमन के ऊपर कंट्रोल करेगी, तो आप ये कह सकते हैं कि प्रकृति हम फिर उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हम लोग डेवलप ही नहीं हो पाए हैं। लेकिन हम लोग अगर इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म का काम करेंगे तो फिर प्रकृति को भी हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अगर हम लोग प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आगे जाके हमारे लिए ही ये नुकसानदायक रहेगा। इसीलिए इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के अलावा यहाँ पर एक व्यक्ति हैं थॉमस ग्रिफिन टायलर, इन्होंने एक थ्योरी दी। उन्होंने एक नई थ्योरी दी, इसको बोलते हैं न्यू डिटर्मिनिज्म, जिसे हम हिंदी में और इंग्लिश में स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की कहते हैं। इसे बोलते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको बोला था नव निश्चयवाद, रुको और जाओ की नीति। अब दोस्तों इसमें इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के कुछ पार्ट है और इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म के भी कुछ पार्ट है। क्या पार्ट है वो समझते हैं। नवनिश्चयवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ग्रिफिन टायलर बताते हैं कि हमें कुछ बीच का रास्ता अपनाना चाहिए इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के अकॉर्डिंग और इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म के अकॉर्डिंग। मतलब neither there is a situation of absolute necessity nor there is a condition of absolute freedom। मतलब ना ही ऐसा होना चाहिए कि इंसान पूरी तरीके से हर चीज़ के लिए प्रकृति को नुकसान ख़त्म करने के लिए तैयार रहे, और ना ही ऐसा होना चाहिए कि हम नेचर का इस्तेमाल भी ना करें। तो इसीलिए वो इस थ्योरी को क्या कहते हैं, वो इस थ्योरी को न्यू डिटर्मिनिज्म कहते हैं, नव निश्चयवाद कहते हैं। पेपर के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर आप नोटिस करें कि इट मीन्स दैट ह्यूमन बीइंग कैन कंज्यूर नेचर बाय ओबेइंग इट, मतलब ये हो सकता है कि ह्यूमन नेचर जो है, ह्यूमन अगर नेचर को समझ चुका है, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर चुका है, तो उसके नियमों को माने भी। एग्जाम्पल के लिए पेड़ काटना है, आप पेड़ काटिए, लेकिन पेड़ को पौधे को लगाए भी, ताकि आने वाली जनरेशन पूरी तरीके से उसका इस्तेमाल कर सके। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर मैं कहने की कोशिश करूं तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का मतलब कुछ और है, एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म का मतलब कुछ और है, और न्यू डिटर्मिनिज्म का मतलब पूरी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने 12th क्लास में ही पढ़ेंगे और 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सिंपल शब्दों में ये होता है कि जब इंसान प्रकृति का इस्तेमाल करे, लेकिन ऐसा इस्तेमाल करे कि आने वाली जनरेशन भी उसका इस्तेमाल कर सके। इसे न्यू डिटर्मिनिज्म की पॉलिसी में ग्रिफिन टायलर ने अपने हिसाब से बताने की कोशिश करी है, बस और कुछ नहीं है। तो मतलब बैलेंस बनाए रखना है डेवलपमेंट में और नेचर के बीच में, तो इसे न्यू डिटर्मिनिज्म की संज्ञा दी गई। समय के साथ साथ हम लोगों ने बदलाव करा। जब अर्ली कॉलोनिज्म टाइम पीरियड था तो उस टाइम पीरियड पे आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से नए रूट्स को ढूंढा गया और नई खोज हुई। तो हम कह सकते हैं कि हमने प्रकृति का उस समय सही तरीके से नुकसान तो नहीं पहुंचाया था, लेकिन जो लोग जहाँ पे होंगे वो उस तरीके से नेचर का एक्सप्लोटेशन कर रहे होंगे, नई ज़मीनें ढूंढ रहे तो रिसोर्स ढूंढ रहे होंगे, इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। तो मैं कह सकता हूँ वो इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे जब पोस्ट कॉलोनियल पीरियड आया तो हर किसी कंट्री ने अपने लैंड को, अपने पूरे हिस्से को सही तरीके से समझना चालू करा। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड आया तो हर किसी इलाके के अंदर अलग अलग खासियत आने लग गई, तो लोग उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसको उगाते थे। वो देखते थे कि उनके इलाके के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर ब्राज़ीलियन वुड जो लक्कड़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर मसाले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने ऐसी प्रकृति का इस्तेमाल करा कि हम नेचर के साथ खिलवाड़ भी ना करें, डेवलपमेंट भी होता रहे और ह्यूमन और नेचर के बीच में बैलेंस भी बना रहे। तो ये दोस्तों ये स्टेजेस है कि किस तरीके से नुकसान पहुंचा है हमारी पूरी की पूरी नेचर को, लेकिन हम धीरे धीरे उसके ऊपर पार पा रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों ये पूरे चैप्टर का मेन सिस्टम था जो हमें समझना था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।